नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के मुगलकालीन स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे। मुगलकालीन स्थापत्य कला आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम मुगलकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में मेहराब का प्रयोग पहले किया जाता था, गुंबद का प्रयोग किया जाता था। गुंबद का प्रयोग सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा में किया था। अलाई दरवाज़ा में पहली बार गुंबद का प्रयोग हुआ था। वहीं इमारत को सुंदर बनाने के लिए पित्रा दौरा क्या है? संगमरमर पर हीरे जवाहरात का प्रयोग करना पित्रा दौरा कहलाता है। वहीं जाली का प्रयोग, अरबस्क शैली का प्रयोग, किस शैली का प्रयोग? अरबस्क शैली का प्रयोग किया जाता था। वहीं मुगलकालीन विशेषताओं पर आ जाते हैं। आकार और अलंकरण की विविधता पाई जाती है। आकार और अलंकरण की विविधता पाई जाती है। प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। गुंबदों और बुर्जो कलश का प्रयोग किया गया है। संगमरमर पर जवाहरात का प्रयोग अर्थात इसको पेत्रादोरा कहा जाता है। फूल पत्ती आदि का प्रयोग किया गया है। कमल का प्रयोग भी किया गया है। तो मुगलकालीन विशेषता हैं। वहीं मुगलकालीन स्थापत्य कला में भारतीय शैली और विदेशी शैली का भी समन्वय देखने को हमें प्राप्त होता है। आइए मुगलकालीन स्थापत्य कला में सबसे पहले बाबर स्थापत्य कला पर चर्चा करते हैं। बाबर विशेष रुचि नहीं रखते हैं स्थापत्य की, क्योंकि इनका शासनकाल बहुत छोटा रहता है। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनकी विशेष रुचि नहीं रहती है। वहीं बाबरनामा में तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसलिए निर्माण कार्यों में सामंजस्य और ज्यामिति का ध्यान रखा गया। चलिए, मुगलकालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। तो यहाँ पे भारतीय और इस्लामी कला, मध्य एशिया की इस्लामी कला का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। कहाँ? किसमें? मुगलकालीन स्थापत्य कला में। बाबर द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें देख लेते हैं। बाबर द्वारा पानीपत के पास काबुली बाग मस्जिद बनाया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत के पास बनी थी। वहीं संभल की जामा मस्जिद यह बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। आगरा में लोदी के किले के अंदर मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था। चौथी बात है, ज्यामिति विधि से अनेक बगीचे लगवाए थे। जैसे निषाद बाग कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। शालीमार बाग लाहौर में स्थित है। पिंजौरा बाग हरियाणा में स्थित है। आराम बाग, जिसे नूर ए अफगान बाग कहा जाता है, एक आगरा में है, एक काबुल में है। तो ये सब स्थापत्य के उदाहरण बाबर द्वारा बनवाए गए हैं। चलिए हुमायूं की स्थापत्य कला पर चर्चा करते हैं। हुमायूं कालीन स्थापत्य कला। दीन पनाह नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। दिल्ली में यमुना के किनारे दीन पनाह नगर, जिसे दिल्ली धर्म या विश्व का शरण स्थल कहा जाता है, विश्व शरण स्थल की स्थापना किसने की? बीरबल ने, हुमायूं ने की थी। धर्म का शरण स्थल कहा जाता है। वर्तमान पुराना किला नाम है इसका, दीन पनाह नगर अर्थात पुराना किला। इनकी दीवारें जो हैं अनगढ़ पत्थरों से बनी हैं। अनगढ़ पत्थरों से इसकी दीवारें बनी हैं। फतेहाबाद हिसार हरियाणा में एक मस्जिद का निर्माण भी हुमायूं ने करवाया था। कहाँ करवाया था? हिसार हरियाणा में, फतेहाबाद में। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी भी हुमायूं के समकालीन थे। तो शेर शाह सूरी की स्थापत्य कला पर भी चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है। शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ या दिल्ली में शेर शाही नगर की स्थापना की थी। यद्यपि इसके अवशेषों के रूप में हमें लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा देखने को मिलते हैं। कौन सा दरवाजा? लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा हमें देखने को मिलते हैं शेर शाही नगर में। वहीं दीन ए पनाह नगर, जिसे पुराना किला कहते हैं, दीन ए पनाह नगर पुराना किला कहते हैं, कि अंदर किला ए कोहना, क्या? किला ए कोहना का मस्जिद का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। तो किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। वहीं बिहार के रोहतास जिले में शासकीय सासाराम में झील के बीच में ऊंचे चबूतरों पर निर्मित मकबरा, स्वयं का मकबरा बनवाया था।
तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, झील के बीच में स्थित है। विशेषता क्या है इसकी? मकबरे में भारतीय और इस्लामी शैली की अद्भुत मिश्रण हमें देखने को प्राप्त होता है। अकबरकालीन स्थापत्य कला पर हम आ जाते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अकबर की स्थापत्य कला में हमें हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। वहीं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हमें देखने को प्राप्त होता है। 4 केंद्रित मेहराब हमें देखने को प्राप्त होती है। 4 केंद्रित मेहराब हमें देखने को अकबरकालीन स्थापत्य कला में प्राप्त होती हैं। इमारतें कौन कौन सी हैं? अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बना था, जो कि पहली इमारत थी। 2 विशाल गुंबद संगमरमर का बना हुआ है। यह हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनाया था, जिसका नाम बेगा बेगम भी है। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी है। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं का किला अकबरकालीन में बना था। वहीं दूसरी विशेषता, 4 बाग पद्धति में मुगल काल की पहली इमारत है। कौन सा? हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति में बना है और मुगल काल की यह पहली इमारत है 4 बाग पद्धति की। भारत की पहली चार बाग पद्धति में निर्मित सिकंदर लोदी का मकबरा है। सिकंदर लोदी का मकबरा 4 बाग पद्धति में पहला मकबरा है। वहीं मुगल काल में 4 बाग पद्धति में निर्मित पहला स्थापत्य क्या है? हुमायूं का मकबरा। वहीं हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। मुगल काल। अब मुगल काल में हमें चित्रकला के बारे में जानते हैं। मुगल कालीन चित्रकला में अबुल फजल ने आइन ए अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। में कहा है कि मुगल काल में 17 श्रेष्ठ चित्रकार थे, जिसमें 13 हिंदू चित्रकार अकबर के काल में थे अकबर के काल में। चित्रकला की कुछ विशेषता थी। विषय क्या थे? शाही दरबार के चित्र बनते थे, सांस्कृतिक दृश्य के चित्र बनाए जाते थे, युद्ध के दृश्य बनाए जाते थे, पौराणिक कथाओं के दृश्य बनते थे, प्राकृतिक जीवन से संबंधित भारतीय प्राकृतिक दृश्य जैसे बरगद के चित्र बनाए जाते थे, आम के, पीपल के आदि के दृश्य बनाए जाते थे मुगल काल में। वहीं मुगल काल का संबंध जनसाधारण से न था। मुगलकालीन चित्रकला में जनसाधारण लोगों के चित्र नहीं बनाए जाते थे, यह इसकी विशेषता नहीं है। चलिए बाबर के काल की चित्रकारी देखते हैं। बाबर एक महान योद्धा था, साथ में कला का प्रेमी भी था। तो उसके बाबरी में एक बहजाद नाम का चित्रकार हमें देखने को मिलता है। इसकी प्रशंसा बाबर ने बहुत की थी। बहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। 16वीं शताब्दी का बहजाद बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। चीनी और मंगोली चित्रकारी में वह बहुत प्रसिद्ध था। वहीं अब हुमायूं कालीन चित्रकारी पर चर्चा करते हैं। मुगल काल में हुमायूं ने चित्रकला की नींव रखी थी। ईरान शाह तहमास्य ने इसे संरक्षण दिया था। किसको? चित्रकला को संरक्षण दिया था। शाह तहमास के दरबार में चित्रकार रहते थे। उसके दरबार में ईरान के शाह तहमास्य के दरबार में चित्रकार रहते थे। आगी मीरक, मुजफ्फर अली, मंसूर, मीर सैयद अली, ये तीनों बहजाद के शिष्य थे। कौन थे? तीनों बहजाद के शिष्य थे। हुमायूं के संपर्क में इन लोगों से हुमायूं का संपर्क हो गया। हुमायूं अपने ईरान प्रवास के दौरान हुमायूं ने तारीख ए खानदान तैमूरिया में इसका वर्णन किया है। वहीं मुगल काल में हुमायूं के नियंत्रण पर सर्वप्रथम मंसूर और उसका पुत्र मीर सैयद अली काबूल आए थे। मीर सैयद अली और हुमायूं के नियंत्रण में ख्वाजा अब्दुल समद, मंसूर नहीं, ख्वाजा अब्दुल समद भारत आए थे। इन्होंने दास्तान ए अमीर हमजा अरबी भाषा की लिखित ग्रंथ है। क्या है? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्र करने का कार्य सौंपा गया था। यहीं से चित्रकला की नवीन संस्था का विकास हुआ, आगे चलकर मुगल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दास्तान ए अमीर हमजा हुमायूं की थी। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का मुगल माना जाता है। क्या माना जाता है? मुगल चित्र शैली का मुगल माना जाता है। किसको? ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये दोनों बहजाद के शिष्य थे।
दास्तां ए अमीर हमजा, जिसे हमजनामा कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मुगल चित्रशाला में सबसे पहली महत्वपूर्ण रचना थी। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रित संग्रह है। हज़मनामा को चित्रित करने के लिए मीर सैयद अली को परिरक्षक सिद्ध किया गया था। मीर सैयद अली को संरक्षक नियुक्त किया गया था। इसकी शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी, अकबर काल में पूर्ण हुआ था। क्या दास्तां ए अमीर हमजा अकबर काल में पूर्ण हुआ था। वहीं इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य ख्वाजा अब्दुल समद ने किया। अंतिम रूप से ख्वाजा अब्दुल समद ने इसको चित्रित करने का काम किया था। वहीं मुल्ला अलाउद्दौला कज़वीनी ने अपनी पुस्तक नफ़ाइसुल नासिर में हज़मनामा को हुमायूं की मस्तिष्क की उपज बताया है। तो नफ़ाइसुल नासिर यह पुस्तक किसकी है? मुल्ला अलाउद्दौला काज़वीनी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अकबर काल के प्रमुख चित्रकारी। अकबर काल में बहुत से बड़े चित्रकार थे। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, बसंत, बसावन, मिस्किन, महेश, मुचकुंद, केशव लाल, माधव, फर्रुख कलम, दशवंत। वहीं ख्वाजा अब्दुल समद पर आते हैं। अकबर ने इन्हीं के नेतृत्व में चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। अकबर ने अब्दुल समद की राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। अब्दुल समद को राजधानी में टकसाल का प्रभारी बना दिया था, जो कि अब्दुल समद क्या थे? चित्रकार थे। ख्वाजा अब्दुल समद जो कि हुमायूं काल से चले आ रहे थे। बाद में मुल्तान का दीवान भी बना दिया गया। किसको? अब्दुल समद को। वहीं दशवंत, अकबरकालीन बहुत प्रमुख चित्रकार दशवंत थे। यह अब्दुल समद के शिष्य थे। ये अकबर के समय का पहला अग्रणी चित्रकार था। दशवंत सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसे भी टकसाल का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन दशवंत ने आत्महत्या कर ली थी या पागल हो गया था। दशवंत द्वारा बनाए गए चित्रों का संग्रह है रज़मनामा। रज़मनामा में महाभारत का फारसी अनुवाद रज़मनामा है। रज़मनामा के कुछ चित्र बनाए थे। वहीं तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, यह भी दशवंत के द्वारा इसमें चित्र बनाए गए। तूतीनामा में भी इसके चित्र हमें देखने को प्राप्त होते हैं। बसावन, आइए बसावन अकबरकालीन अगले चित्रकार हैं। चित्रकला की सभी शैलियों का पारखी था बसावन। मजनू की आकृति का बहुत प्रसिद्ध चित्र इसी के द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा रज़मनामा, रामायण अनुवाद, सुहेली, बाबरनामा में इसके चित्र प्राप्त होते हैं। इन सभी पुस्तकों में इसके चित्र प्राप्त होते हैं बसावन के। यह व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ थे। तो बसावन व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ कहे जाते हैं। मिस्किन, आइए नेक्स्ट हैं मिस्किन। यूरोपीय शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मिस्किन था। मिस्किन यूरोपीय शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। चलिए अकबर काल के चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला दास्तां ए अमीर हमजा, जिसे हमजनामा कहा जाता है, अरबी भाषा में लिखा गया। वही तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया, तैमूर वंश के आरंभ से अकबर के शासनकाल के 22वें वर्ष तक का चित्रण दिया गया है तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया में। वहीं रज़मनामा, रामायण अनुवाद ए सुहेली, तारीख़ रसीदी अकबरनामा में ये सब ग्रंथ, यह सब पुस्तकें चित्रित ग्रंथ हैं। इसमें चित्र हमें देखने को प्राप्त होते हैं। वहीं कुछ और विशेषताएं देखते हैं। मुगल काल के सभी राज परिवारों को हुमायूं के मकबरे में अधिकांश दफनाया गया था। तो हुमायूं के मकबरे में कई राज परिवार के लोग दफन हुए थे, जिसमें बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम कहते हैं, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांगार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर सेकंड, ये सब हुमायूं के मकबरे में दफन हैं। आगरा में जहांगीरी महल मानसिंह की महल की नकल है। क्या है? यह मानसिंह की महल की नकल है। आगरा में कौन सी महल है? जहांगीरी महल है। वहीं गुंबदों की जगह छतरियों का प्रयोग भी किया गया है। वहीं फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं उसमें दीवाने आम, दीवाने खास प्रमुख हैं। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल दक्षिण भारत के मंदिरों से प्रेरणा प्राप्त करता है। वहीं गुजराती शैली का भी समन्वय इसमें देखने को मिलता है। जोधाबाई के महल, यह भी आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वहीं पंचमहल
पिरामिड नुमा है और नालंदा बौद्ध विहारों की प्रेरणा से बनाया गया है, मतलब बौद्ध शैली का मिश्रण इसमें देखने को प्राप्त होता है। वहीं जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। आगरा की जामा मस्जिद की फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है। इसी जामा मस्जिद को फर्गूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है। वहीं बुलंद दरवाज़ा ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तुर्की सुल्ताना का महल पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। क्या कहा है? स्थापत्य कला का मोती कहा है। बीरबल का महल 2 मंजिल है। फर्गूसन ने फर्गूसन कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? फर्ग्यूसन का है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर काल के कुछ मकबरों पर चर्चा कर लेते हैं। सिकंदरा आगरा में मकबरा है। योजना इसने स्वयं बनाई थी, है ना। 5 मंजिला है यह और पिरामिड नुमा है। अकबर का मकबरा ऊपरी मंजिल संगमरमर का है। लाल पत्थर गुंबदों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यह अकबर का मकबरा है। सिकंदराबाद आगरा में है। वहीं आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। कासिम खां इसके वास्तुकार थे। आगरा के किला के वास्तुकार कासिम खां थे। बंगाल, गुजरात, ग्वालियर शैली में यह बनाया गया है। बंगाल, गुजरात और ग्वालियर शैली मतलब हिंदू शैली में बना हुआ है। वहीं चलिए आगे देखते हैं। जहांगीरकालीन स्थापत्य कला पर चर्चा करते हैं। स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं जहांगीर काल की। स्थापत्य कला का यहाँ ह्रास देखने को प्राप्त होता है। चित्रकला पर ज़्यादा बल देता है क्योंकि वो जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। चित्रकला के बहुत बड़े चित्रकारों को अपने यहाँ संरक्षण देता था। तो स्थापत्य कला का ज़्यादा विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया था। अपना खुद का मकबरा लाहौर में बनाया गया था। शालीमार बाग कश्मीर में स्थित है, जो कि किसने बनवाया? जहांगीर के काल का बना हुआ बाग है। मोती मस्जिद लाहौर में स्थित है, जहांगीर ने बनवाई। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। वहीं लाहौर की मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। तीनों मोती मस्जिद आप लोग याद कर लीजिए एक बार फिर से। लाहौर की मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाई, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। अब इमारतें देख लेते हैं। जहांगीरकालीन इमारतें। एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे है। बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया। पेत्रा का सबसे पहला प्रयोग हमें एतमादुद्दौला के मकबरे में देखने को मिलता है। एतमादुद्दौला कौन थे? यह नूरजहां के पिताजी थे। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। वहीं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने बलुआ पत्थर से बनवाई थी। बाद में जहांगीर ने संगमरमर प्रतिस्थापित किया था। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हमें देखने को प्राप्त होता है। मरियम उज जमानी का मकबरा की कुछ विशेषताएं हैं। प्रभावशाली इस राजस्थानी बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे के निकट यह स्थित है मरियम उज जमानी का मकबरा, और इसके बीच में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। चलिए कुछ नोट हम देख लेते हैं। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र केवल रजमनामा ही में मिलते हैं। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजमनामा किताब में चित्र जो मिलते हैं वो दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। रजमनामा को मुगल चित्रकारी के इतिहास में मीर का पत्थर कहा जाता है। मुगल चित्रकारी के इतिहास में मीर का पत्थर किसे कहा जाता है? रजमनामा को। अकबर के काल में सर्वप्रथम फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। तो अगर यह प्रश्न पूछा गया कि भित्ति चित्रकारी फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत किसके काल में हुई? अकबर के शासनकाल में हुई थी। वहीं रूप चित्र जिसे छवि चित्र कहा जाता है भी अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। जहांगीर के समय बहुत अधिक सफलता पूर्वक इसकी शुरुआत शुरू हुई। रूप चित्रकारी, छवि चित्रकारी अकबर के शासनकाल में, जब इसका विकास ज़्यादा हुआ कहाँ पे? जहांगीर के शासनकाल में। अब आइए जहांगीर काल में चित्रकला का बहुत बड़ा विकास जहांगीर के काल में हुआ था। चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, बहुत बड़ा चित्रकार था। बहुत अधिक चित्रकला के चित्रकारों को अपने दरबार में संरक्षण देता था। स्वयं एक कुशल चित्रकार था वह। उसके पास चित्रों का मुरक्का एल्बम रहता था।
जहांगीर अपनी आत्मकथा जहांगीर में कहता है कि जहांगीरी में चित्रकला के प्रति अपनी रुचि के बारे में लिखता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि और पहचानने की शक्ति इस सीमा तक पहुंच गई थी कि यदि एक चित्र में कई आकृति चित्रित हैं और प्रत्येक पर अलग अलग कलाकारों ने काम किया है तो मैं बता सकता हूं कि अमुक अमुक कलाकार की कृति कौन कौन सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में दो ब्रिटेन के विदेशी आते हैं, जिसमें हॉकिंस 1608 में आते हैं, सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं। ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। इस बात की ये लोग पुष्टि करते हैं कि जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। जहांगीर अपने शहजादा काल में अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की खुलवाई थी। किसके नेतृत्व में? अकारिजा के नेतृत्व में। देखिए, अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई थी। अकारिजा से ही उसने पेंटिंग सीखी थी। अकबर जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। अबुल हसन, गोवर्धन, मिशन दास, तुलसी, ख्वाजा मंसूर, विचित्र फारूक बेग, मनोहर, दौलत बेग, ये सब चित्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। अबुल हसन यह सर्वप्रिय चित्रकार थे जहांगीर का। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। इसकी प्रशंसा स्वयं तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने की है। तुझके जहांगीरी में, जो कि आत्मकथा है, कथा है किसकी? जहांगीर की। इसमें अबुल हसन की प्रशंसा करता है और जहांगीर ने इसे नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उज जमा। व्यक्ति चित्रकारी में महारत हासिल थी हमारे अबुल हसन को। व्यक्तियों के चित्र बनाने में यह सिद्धहस्त थे। जहांगीर के सिंहासन रोण पर चित्र बनाया था। जहांगीर सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसका चित्र बनाया था अबुल हसन ने। बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर इसको लगा दिया। तो उसके जहांगीरी का जो मुख पृष्ठ है उस पर सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र को लगा दिया गया। आगे, चिनार के पेड़ पर गिलहरियां नामक चित्र पर प्रसिद्ध हुआ। चिनार के पेड़ पर गिलहरियां नामक चित्र पर यह प्रसिद्ध हुआ था। इसने 13 वर्ष की आयु में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की नकल बनाई थी। जॉन पॉल की तस्वीर की नकल किसने बनाई थी? अबुल हसन ने बनाई थी। वह रंग योजन में महारत हासिल की थी। किसने? जहांगीर ने रंग योजन में महारत हासिल की थी। चलिए मंसूर पर आते हैं। उस्ताद ख्वाजा मंसूर सबसे अच्छा चित्रकार। प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियों के चित्र बनाने में इसको महारत थी। प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षी के चित्र। साइबेरिया का बिरला सारस नामक पक्षी का चित्र बनाया था। बंगाल के में अनोखा पुष्प का चित्र इसी के द्वारा बनाया गया। लाल फूलों की बहार नामक चित्र इसी के द्वारा बनाए गए थे। जहांगीर ने नादिर उस असर की उपाधि धारण इसे दी थी। किसको? मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। तो इसके द्वारा कुछ बनाया गया चित्र एक बार फिर से। साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, लाल फूलों की बहार, यह सब मंसूर के चित्र हैं। चलिए अगला चित्रकार का नाम देखते हैं। जहांगीर कालीन मिशन दास। ये मानव तत्व और छवि चित्रकारी के विशेषज्ञ हैं। जहांगीर ने इसे फारस के दरबार में भेजा था। मिशन दास को फारस के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। दूध खां आलम के साथ इसको भेजा गया था। भारत का शासक अब्बास खां था। बिशन दास ने फारस के शाह अमीरों शाह परिजनों की अनेक छवि बनाकर लाया था। इसके लिए जहांगीर ने एक हाथी और बहुत सारा उपहार बिशन दास को दिया था। चलिए दौलत बेग ने अपने साथी चित्रकारों का चित्र बनवाया था। साथी चित्रकारों का एक सामूहिक चित्र बनाया था। चलिए फारूक बेग बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाकर लाया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र कौन बनाकर लाया था? फारूक बेग बनाकर लाया था। मनोहर, जहांगीर कालीन विशेष चित्रकार। मनोहर एकमात्र ऐसा चित्रकार है जिसका नाम जहांगीर की आत्मकथा में नहीं मिलता है। मनोहर ऐसा चित्रकार है जिसका वर्णन आत्मकथा में नहीं मिलता। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा में। तुझके जहांगीरी। जहांगीर कालीन चित्रकला की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर प्राकृतिक प्रेमी था। इसके समय में प्राकृतिक दृश्य, व्यक्तिगत चित्रों, शिकार, त्योहारों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाने लगा था। तीसरा, यथार्थता के साथ साथ
सजीवता भी इसके चित्र में देखने को मिलते हैं। चित्रकारों ने अपने चित्रों में छाया प्रकाश को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। 3 डायमेंशनल चित्र भी बनाए जाते थे, यह भी हमें देखने को प्राप्त होता है। वहीं शाहजहां काल के चित्रकारी पर आ जाते हैं। कुछ चित्रकार शाहजहां काल के मीर हसन, चिंतामणि, उबैद, फ़कीर उल्ला प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकला विभाग का प्रमुख फ़कीर उल्ला था शाहजहां काल का। तो चित्रकला विभाग का प्रमुख कौन था? फ़कीर उल्ला था। विशेषताएं क्या हैं? शाहजहां के काल में कृत्रिमता आ गई थी। वहीं बॉर्डर किनारा पेंटिंग की शुरुआत शाहजहां काल में हुई थी। चित्र के पीछे प्रभा मंडल, आभा मंडल जिसे कहा जाता है, इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रभा मंडल का प्रयोग देखने को मिलता है। शाहजहां दैवी संरक्षण में अपना चित्र बनवाया था। किसने? शाहजहां ने दैवी संरक्षण में अपना चित्र बनाना पसंद करता था, जैसे उसका गुणगान करते हुए देवदूत स्वर्ग से ताज को उतारते हुए। चलिए, ये सब बातें हुई मुगलकालीन चित्रकला और स्थापत्य कला की। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।